गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 के पार्ट 6 में आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप लघुत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग टाइप दीर्घोत्तरीय प्रश्न और उसके हल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1। इसमें पहला प्रश्न है, गैलियम और सीजियम हथेली पर रखते ही पिघलने क्यों लगते हैं? तो हम जैसा कि जानते हैं कि गैलियम एक जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग 30 डिग्री से भी कम। अर्थात गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर पर पिघलने लगते हैं, इसीलिए इसको हथेली पर रखने पर यह पिघलने लगते हैं। अब जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये हथेली में एक गैलियम रखा गया है और यहाँ पर ये गैलियम इसके बॉडी से टेम्परेचर को लेकर ये पिघलना शुरू हो गया, ये साइड बाय साइड पिघलने लगता है और कुछ ही समय के बाद यह पूरी तरह से पिघल जाता है। तो इसे आप देखें, ये पूरी तरह से यहाँ पर ये पिघल गया। तो ये जो है गैलियम, अगर इसको हथेली पर रखा जाए तो बॉडी के टेम्परेचर पर ये मेल्ट होने लगता है। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, गर्म पानी में मैग्नीशियम रिबन तैरने क्यों लगता है? तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो गर्म पानी में रिएक्शन करता है और यह फ्लोटिंग करता है पानी के अंदर, वो फ्लोटिंग करने लगता है। मतलब नीचे में अगर रखा जाए, पानी को गर्म किया जाए तो वो रिबन ऊपर आता है। असल में ये क्या होती है, इससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और इसीलिए यह रिबन पानी के ऊपर में तैरने लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बीकर में एक लिया गया है, इस प्रखनली में वाटर को लिया गया है, इसमें स्पिरिट लैम्प से इसको गर्म किया जा रहा है और गर्म करने के बाद इसमें जब मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम का रिबन डाला जाता है तो कुछ ही समय के बाद यह ऊपर की ओर फ्लोट करने लगता है यहाँ पे, चूँकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन हॉट वाटर एज इट इज़ लाइटर देन वाटर, क्योंकि यह पानी से हल्की जाती है एंड इट रिएक्ट स्लोली विथ बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जिसके कारण यह फ्लोट करने लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखें यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 3 में है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो आयनिक यौगिक के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी तत्व है, वो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इससे जो बने यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं इस जगह पे कि ये सोडियम है, ये सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, तो ये हो गया 281 और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। यहाँ पर ये क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्लोरीन हो गया 17 यानी कि 287, यानी कि इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मतलब पेयर इसका कंप्लीट हो जाएगा, 288 हो जाएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो भी इसका पेयर बन जाएगा, मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से यहाँ रिलीज हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। जैसे ये रिलीज किया तो यह जो सोडियम है, अब यह सोडियम हो गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन जो है, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन को यह लिया है इसीलिए यहाँ पर हो गया यह नेगेटिव चार्ज। तो यह जो यौगिक बना वो बना सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला भी है। तो ऐसे यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, ये समीकरण को संतुलित करना है।
यहाँ 3Fe प्लस 4H2O, दूसरा है Ca प्लस 2H2O, और उसके बाद है पोटेशियम प्लस 2H2O। तो यह रिएक्शन यहाँ पर एरो देना होता है, और उसके बाद हमें देखना होता है कि लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व, परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आयरन जो है यहाँ 3 है, 3Fe है। इसके बाद हाइड्रोजन जो है वो 8 है, 4H2 से मल्टीप्लाई होगा 8H है, और ऑक्सीजन की संख्या जो है वो 4 है। तो हम जैसे जानते हैं कि आयरन जब जल के साथ अर्थात नमी की उपस्थिति में यह फेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe और O, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। और अब इसके परमाणुओं की संख्या को यहाँ देंगे, आयरन 3 है तो यहाँ है Fe3, ऑक्सीजन यहाँ 4 Fe3O4। और इसके बाद हम देखेंगे बच गया क्या, तो बच गया यहाँ पर 4H2, क्योंकि ऑक्सीजन तो ये आ चुका है 4, तो ये 8 हाइड्रोजन बच गया, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 4H2। ठीक है, ये 4H2 है, से और अच्छे से लिख ले यहाँ पे 4H2। तो ये हो गया इसका संतुलित समीकरण। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक Ca प्लस 2H2O। तो यहाँ पर क्या, ये कैल्शियम है, ये जल है, जल के साथ जब कैल्शियम रिएक्शन करेगा तो ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता था। Ca एरो के बाद यहाँ पे एरो देंगे, एरो के बाद हमें प्राप्त होगा Ca। चूंकि यहाँ हाइड्रोजन कितने 4 और ये ऑक्सीजन इसमें 2 है, तो यहाँ पर हम देंगे CaOH, ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसके साथ ही लिबरेट होगा हाइड्रोजन गैस। इसके बाद 3 में हम लोग देख लें, तो यहाँ पर 3 नंबर में इसको हटाते हैं, यहाँ एरो देंगे, ये पोटेशियम है K प्लस 2H2O। जब यह इसके साथ रिएक्शन करेगा तो उसी तरह से 2KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। तो यहाँ पर 2KOH प्लस बच गया क्या, हाइड्रोजन प्लस H2। तो ये इसका रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लें, 2KOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते ही हैं, इसको आपको बनाना है, इसको संतुलित करना है, तो इसका प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, और उसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। जब हमने धातुओं के परिष्करण और शुद्धिकरण के बारे में जाना था, तो हमने देखा था यहाँ पर कि भर्जन जो अभिक्रिया है, ये भर्जन और निस्तापन, ये दो अभिक्रिया के द्वारा इसको शुद्ध किया जा रहा था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं भर्जन में क्या था, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता था, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सीमित वायु में गर्म करने पर, तो ये हो गया जिंक सल्फाइड, ये गर्म किया गया वायु की उपस्थिति में, तो ये ऑक्सीजन आया और यह बना जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी कार्बोनेट को जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब गर्म किया गया तो यहाँ भी ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये जो धातु के ऑक्साइड हैं, यहाँ प्रश्न यही है कि धातु के ऑक्साइड से किस प्रकार से धातु प्राप्त की जाती है। तो ये इसका उत्तर है कि धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। ये इसका उत्तर हो गया। और रासायनिक समीकरण जो मांगा जा रहा है उस प्रश्न में वो ये देना है, ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस CO, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन के साथ उसको गर्म करके इसमें ये शुद्ध जिंक प्राप्त हुआ, शुद्ध धातु प्राप्त की गई। तो ये जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में एक 5वां क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो अब तो ये शायद 6 मार्क्स के आप लोग को आएंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, खनिज और अयस्क में क्या डिफरेंस है। तो खनिज के बारे में हम लोगों ने देखा था कि यह प्रकृति में प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी जो पृथ्वी की जो परत होती है, ऊपरी परत, उसको भूपर्पटी कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व हैं ये ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से, तो सारे खनिज हैं लेकिन जिस खनिज से धातु को आसानी से निकाला जा सके उसको हम कहेंगे अयस्क। ठीक है, तो ये आप प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें भर्जन और निस्तापन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही है आपका, भर्जन और निस्तापन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है इस विधि में, और इससे सल्फाइड अयस्क जो है, सल्फाइड अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है, लेकिन यह वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप दोनों पॉइंट यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, और उस मिश्र धातु का नाम बताइए जो लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से बना है। इस मिश्र धातु का मुख्य उपयोग भी बताइए। तो यहाँ पर जैसे कि मिश्र धातु के बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए कि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण से बनता है। मतलब 2 से अधिक धातु मिले या एक धातु और एक अधातु मिले। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है कि लोहा में अगर कार्बन के साथ मिश्र कर दिया जाए तो वह लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। तो यह भी एक मिश्र धातु हो गया जिसमें लोहा धातु है और कार्बन अधातु है। प्रश्न में जो दिया हुआ है कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिलने से कौन सा मिश्र धातु बनता है। तो यहाँ पर यह मिश्र धातु बन रहा है कौन, इस्पात, स्टील बन रहा है, स्टील का निर्माण हो रहा है, और यही 3 धातु मिलने से ये मिश्र धातु का निर्माण हुआ। उसके बाद उस प्रश्न में है इसके उपयोग। तो स्टील के बहुत सारे उपयोग हैं, बर्तन बनाने में काम आते हैं, हवाई जहाज बनाने के काम में आते हैं, जहाज बनाने के काम में आते हैं, इस्पात का उपयोग पुल के बनाने के काम में आता है। तो कोई भी 2-3 उपयोग आप इसका यहाँ पर से लिख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए कोई 2 उपाय लिखें। तो ये 2 उपाय क्या हो सकते हैं, बहुत सारा है, यशद लेपन है, पेंट करना है, ऑयलिंग है, ये सारे उपाय हैं। आप कोई भी 2 उपाय जो है इसमें लिख सकते हैं, इसको पहले हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के बारे में संक्षेप में लिखें और चित्र भी बनाएं। इसको हम लोग पहले भी समझाए हैं और इसके चित्र के द्वारा आपको बताया गया है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद धातुओं के परिष्करण करने की जो क्रिया होती है वो विद्युत अपघटनी परिष्करण कहलाती है। और ये इसका डायग्राम है जिसमें कैथोड एनोड का उपयोग किया जाता है, और ये विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने से यहाँ पर ये जो एनोड पंख है यह जमा होता है और शुद्ध जो कॉपर है आके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये डायग्राम पूछा गया है, तो आप लोग ये डायग्राम यहाँ पर से ये बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले भी वीडियो में बनाया गया, वहाँ से भी आप इसको डिटेल में देख सकते हैं।